हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका मोशन की इस नीट पीवाईक्यू सीरीज़ में। पिछले सेशन में मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब जो ये चैप्टर है आज हमारे सामने, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज़ सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आपने कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीखे हैं उसी की जस्ट एक बेसिक सी एप्लीकेशन है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। छोटा सा चैप्टर है, 1 वर्ड 1 लाइनर, मैच द कॉलम्स, कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी होती हैं। तो आज बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर लोड नहीं आने वाला है जितना लोड आपके दिमाग पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आया था, लेकिन फिर भी एक बार हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से भी 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो मैं तो मानता हूँ बोनस है। इस चैप्टर का तो कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। तो इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। What are the potential drawbacks in adoption of the IVF method? भाई IVF मेथड आप सभी जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको फिर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू उनके बच्चे पैदा होने में हेल्प करते हैं, तो वो भी माँ बाप बन सकें। तो इसके लिए अब जो IVF मेथड चलता है उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। ऐसा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं कि उस मेथड के दौरान कोई हाई फर्टिलिटी रिस्क होगा मदर को, तो ये ऑप्शन हमें नहीं जम रहा है। चलिए, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, यस ये सही है। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, रिएजेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं। फिर दूसरा आता है हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर। ये भी ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अगर देखो उनसे आप ओवम या स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो जेनेटिक मदर फादर हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हमारे पास स्पर्म डोनर, सीमन डोनर या ओवम डोनर्स अवेलेबल हैं। हम उनके गैमीट से भी इन लोगों को माँ बाप बनने का जो सुख है वो प्रोवाइड करा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फेंस, ये बात तो सही है। ये थोड़ा सा एथिकल इशू तो है। अभी सोचो, पहले जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो पाते थे तो अपना परिवार पूरा करने के लिए क्या करते थे, अडॉप्शन करते थे ऑर्फन्स का। लेकिन अब क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन्हीं को कैपेबल बना देते हैं कि वो बच्चा पैदा कर सकें, तो इस वजह से ऑर्फन्स के अडॉप्शन में तो कमी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। चलिए, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अरे अवेलेबल है इंडिया में, तो इसका मतलब ये तो कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हाँ ये ड्रॉबैक है कि हमको यहाँ पर हो सकता है कई 1-2 बार अटैम्प्ट एक्स्ट्रा करने पड़े, एक अटैम्प्ट में काम ना चले, क्योंकि आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना तो दिया, लेकिन आप उस एम्ब्रियो को या तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं कर पाए या वो इम्प्लांट नहीं हो पाया, तो हो सकता है वो एम्ब्रियो सर्वाइव ना कर सके। इसलिए हमें हो सकता है इस टेक्निक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू 1-2 अटैम्प्ट्स और करने पड़े, तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ये बता पा रहे हैं कि IVF मेथड्स के क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं उसे अडॉप्ट करने में। तो BDF, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर BDF पहला ही ऑप्शन मिल जाता है हमें, जिसके अंदर ये तीनों स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल, और वैसे देखा जाए तो जिस भी बच्चे को ये बात पता है कि ART के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हम ऐसा करते हैं, तो इसको आराम से जज कर सकता है। मतलब कॉमन सेंस का ज़्यादा है ये क्वेश्चन, ऐसी कोई NCERT के अंदर डायरेक्ट लाइंस नहीं लिखी हुई हैं, बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। चलो, ये बड़ा ही सिंपल है। ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें तो केवल मैच करना है कॉपर रिलीजिंग IUD, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, फ्रीडम 5, नोवा टी, ये सब कॉपर रिलीजिंग IUD है। नॉन मेडिकेट IUD जिससे कुछ भी रिलीज नहीं होता, प्लास्टिक की बनी होती है, लिपिज लूप्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर, देखिए फिजिकल बैरियर आते हैं जिसमें मेल कॉन्डम्स आते हैं मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए आते हैं फीमेल कॉन्डम्स, और साथ ही साथ कुछ और बैरियर मेथड्स आते हैं जो फीमेल्स के लिए ही होते हैं, लाइक सर्वाइकल वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल डायफ्राम। तो इसका कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर में आंसर चला जाएगा वॉल्ट्स। एंड देन हार्मोन रिलीजिंग IUD, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, प्रोजेस्टासर्ट, माइरेना, LNG-20। तो ये LNG-20 यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, जो कि लीवोनॉर्गेस्ट्रेल, LNG स्टैंड्स फॉर लीवोनॉर्गेस्ट्रेल, वही एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो यूट्राइन कैविटी के अंदर कॉन्स्टेंटली रिलीज करती रहती है। तो देखिए, ए का मैच हो रहा है सेकंड से, तो ए का मैच सेकंड से 3 ऑप्शंस में आ रहा है, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। नॉन मेडिकेटेड IUD सेकंड का मैच हो रहा है फोर्थ से, तो फोर्थ इन दोनों में आ रहा है, तो और चेक करना पड़ेगा।
कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर सी का आ रहा है फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में, फिर डी का तो अपने आप ही हो जाएगा थर्ड, तो द राइट आंसर इज फोर्थ। बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एसटीडीज, सेलेक्ट द डिजीज विच आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होती है। दूसरी हेपेटाइटिस बी वायरस, और तीसरी होती है, आप सभी जानते हैं, सबसे खतरनाक वायरल डिजीज़ HIV वायरस से होने वाली एड्स डिजीज़। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ गई जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, इवन अर्ली डिटेक्शन के बावजूद भी इनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है। इनके रिकरेंस का, रेमेनेसेंस का और इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो बहुत ही पुअर है, खासकर HIV की तो आप बात जानते ही हैं। तो जेनाइटल हर्पीज इसमें आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। यहाँ पे तो हमें इन 5 में से ये 2 ही नज़र आ रहे हैं, जेनाइटल वॉर्ट, साइफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस इसके ऑप्शंस में नहीं है। तो बी और डी, अच्छा बी और डी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। ये 2024 का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप जानते हैं, एक होते हैं परमानेंट या टर्मिनल या सर्जिकल या स्टरलाइजेशन मेथड्स, जिसमें मेल में होती है वेसेक्टोमी और फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, लेकिन ये तो परमानेंट इरिवर्सिबल मेथड्स हैं। फिर दूसरे आते हैं टेम्परेरी मेथड्स, जो स्पेसिंग मेथड्स भी कहलाते हैं, जिसमें 2 तरह के मेथड्स हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड का मतलब यह है कि बाहर से कोई आर्टिफिशियल डिवाइस, कोई हार्मोन, कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन, कुछ भी यूज़ नहीं होगी, कंप्लीट इन द मीन्स ऑफ नेचर। तो ऐसे 3 मेथड आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया, कोइटस इंटरप्टस एंड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो यहाँ पर बस एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास जो इन तीनों से अलग है, दैट इज़ वॉल्ट्स, सर्वाइकल वॉल्ट्स। अभी आया था ना फिजिकल बैरियर में, क्वेश्चन में पीछे भी आया था सर्वाइकल वॉल्ट्स। देखिए फटाफट, ये रहा वो क्वेश्चन जिसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर वॉल्ट्स। तो ये तो आर्टिफिशियल मेथड हो गया ना, कहाँ नेचुरल रहा, बाहर से वॉल्ट्स यूज़ हो रहे हैं, फीमेल बैरियर मेथड है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा, दैट इज़ वॉल्ट। बड़ा ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम। वही, अरे अभी तो आया था ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। देखिए, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, तो लिपिज लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आईओडी वही मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में मैंने 3 एग्जांपल बताए थे, प्रोजेस्टासर्ट, मायरेना और कहाँ गई आपकी LNG-20, तो ये आ गई आपकी LNG-20। अगेन इम्प्लांट्स की बात करें तो इम्प्लांट्स आते हैं नॉर प्लांट, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इम्प्लांट्स होते हैं, जो स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। 3 to 5 ईयर स्किन की एफिकेसी होती है, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ही रिलीज़ करते हैं। तो इम्प्लांट्स में क्या रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो सीधी सी बात, फर्स्ट का मैच हो रहा है थर्ड से, तो 2 ऑप्शन है। बी का मैच हो रहा है फर्स्ट से, इसमें भी दोनों आ रहे हैं। थर्ड का मैच हो रहा है फोर्थ से, तो ये सेकंड में आ रहा है। तो अब हम पकड़ जाएंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही मैचिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगेन मैच द कॉलम, एग्जाम्पल्स है मैच द कॉलम। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड अभी बताया था, परमानेंट या इरिवर्सिबल या स्टरलाइजेशन मेथड, या बोल दो सर्जिकल मेथड। मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड, ये भी पिछले क्वेश्चन में आया था। सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स और डायफ्राम्स, ये फीमेल के बैरियर मेथड्स हैं। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसे हम बोलते हैं वीकली पिल, क्योंकि सहेली जो वीकली पिल आती है इसके अंदर सॉल्ट आता है, या इसको सॉल्ट बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में, लेकिन हम बोल सकते हैं द ड्रग नेम इज सेंटक्रोमिन या ऑर्मेलॉक्सिफिन, दैट इज SERM, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो ईस्ट्रोजन के यूट्राइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। तो दैट इज ओरल पिल। तो ओरल मेथड, डेली ओरल पिल आती है आपके सामने, होती है मालाडी, मालायन। और ये जो सहेली है ये है वीकली ओरल पिल, वीक में 1 गोली ली जाती है। तो ए मैच हो रहा है किससे, थर्ड से, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ए के थर्ड वाले। फिर बी मैच हो रहा है फोर्थ से, तो ये तो क्लियर ही हो गया यहीं पर कि फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। सी सेकंड से हो ही रहा है और डी फर्स्ट से हो ही रहा है। बहुत ही शानदार, बड़ा ही सिंपल। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। ओ अभी तो आया था इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ये देखो इधर आओ। इसमें ये पूछा था कि किसका अर्ली डिटेक्शन होने पर भी क्योर पॉसिबल नहीं है। जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और HIV के लिए बोला था मैंने। अब क्वेश्चन इसमें अलग तरीके से पूछा गया था। कॉन्सेप्ट यानी टॉपिक तो एक ही पूछ रहा है ना NTA। तो आपको पता है 3 डिजीज़ ऐसी हैं जिनका अर्ली डिटेक्शन होने पर भी कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है। तो वो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन, दैट इज एड्स। तो आंसर क्या जाएगा कि जिसका अर्ली डिटेक्शन पर कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, दैट इज गोनोरिया। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो निजेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। चलिए
ये दिख रहा है कि गिवन बेलो 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस से तो एक बहुत ही खतरनाक काम होना शुरू हो गया था। इससे लोग क्या करते थे, इससे लोग बच्चे का एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में सेक्स डिटेक्ट कर लेते थे और फीमेल फीटिसाइड्स को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही थी, इसलिए इसको बैन किया गया। ठीक है, तो ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर यूज़ की जाएगी। इसको तो बैन किया है गवर्नमेंट ने। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पर जो असर्शन है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है और जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हमारे सामने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या मिलता है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज अ थर्ड ऑप्शन। द राइट आंसर इज थर्ड। चलेगा, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। अगेन आ गया ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी पर। लिपिज लूप्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इन, तो दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। प्लास्टिक आईयूडी कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉरेन बॉडी रिएक्शन एंड यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल कॉपर टी, नोवा टी, मल्टीलोड 375 एंड फ्रीडम 5। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसके भी 3 एग्जांपल याद रखना है, प्रोजेस्टासर्ट, माइरेना और LNG-20। और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी उसका एक ही एग्जांपल है प्लास्टिक पॉलीथाइलिन से बनी हुई लिपिज लूप्स। चलते हैं नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स अगेन। सारे उसी देख लीजिए आप, देखो एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन आ रहे ज़्यादातर। डायफ्राम्स, डायफ्राम्स में रहता है सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और डायफ्राम्स, फीमेल फिजिकल बैरियर मेथड। तो डायफ्राम देखते हैं इसमें किससे मैच होता है। ये रहा, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, तो डायफ्राम मैच हो जाएगा 4th से। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेली ओरल पिल्स भी आती हैं, वीकली ओरल पिल्स भी आती हैं। माला डी माला एंड डेली ओरल पिल है, जबकि सेंट क्रोमेन सहेली वो वीकली ओरल पिल है। तो देखते हैं क्या करते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये रहा, क्या करती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, खासकर जो डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, वो नेगेटिव फीडबैक देकर LH FSH को सप्रेस कर देती हैं, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन नहीं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं, तो इम्प्लांटेशन नहीं। तो बी जाके मैच हो रहा है फर्स्ट से। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करें तो ये क्या करती है, जैसे खासकर प्लास्टिक आईयूडी जो कि लिपिज लूप्स है, वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन करती है एंडोमेट्रियम में, जिससे एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, वहाँ पर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ से पास होने वाले स्पर्म्स का इफेक्टिवली फैगोसाइटोसिस बढ़ जाता है। तो कोई स्पर्म ऊपर जाकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाता, हो गया ना कॉन्ट्रासेप्टन। तो क्या हो गया, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या कर रही है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। फिर आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, 6 मंथ आफ्टर बर्थ, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, इसकी वजह से GnRH FSH सप्रेस्ड, जिसकी वजह से नहीं होता कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 6 मंथ, नो ओव्यूलेशन। ये कैसा मेथड था, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो देखो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, क्योंकि पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ की इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग चलती है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को सप्रेस कर देता है। चलें, तो मैच क्या बन रहा है यहाँ पर, ए मैच हो रहा है 4th से, बी मैच हो रहा है 1st से। इन्हीं 2 के बेसिस पे देख लेते हैं, ए मैच हो रहा है 4th से और बी मैच हो रहा है 1st से। तो ये तो 2 ऑप्शंस में आ गया, और देख के आना पड़ेगा पीछे क्या कहते हैं। सी मैच हो रहा है 2nd से, तो सी मैच करो भाई, 2nd से किस में मैच हो रहा है, 2nd से 1st में मैच हो रहा है। तो अब यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारे पास 1st। ठीक है, सबने कर लिया इसको मैच। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अरे यार 3 बार आ गया क्वेश्चन। अभी भी अगर तुम गलत करके आए ना इस हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पे क्वेश्चन, तो देख लेना, है ना। भले कैमरे से देख रहे हो मेरे को, फिर भी मैं पहुंच जाऊंगा कैसे भी, ये पूछने की क्यों गलत किया इसको। बोनस, मैंने क्या बोला था, बोनस होते हैं क्वेश्चन। इसको गलत करना खतरनाक है, सही करना बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस को, कि भाई मैंने तीर मार दिया सही करके इसको तो गलत करना पाप है, समझे। चलो इधर आओ। वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, भाई इसका क्या आंसर कर सकते हो, वेनरल डिजीज किस किस से स्प्रेड हो सकती है, यूजिंग स्टेराइल नीडल। बोलो, स्टेराइल नीडल से कैसे होगी, स्टेराइल नीडल से तो स्प्रेड नहीं होगी। अगर हम स्टेराइल नीडल यूज़ करेंगे, वो तो कोई कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड नीडल जो होगी उससे स्प्रेड होगी, तो ये तो गलत हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यस, इसकी वजह से स्प्रेड हो सकता है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो ही सकता है ना इस पर, हेपेटाइटिस बी, HIV वगैरह सब। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यस ये भी हो सकता है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जा ही सकता है ट्रांसप्लेसेंटल रूट से। किसिंग, किसिंग से देखो कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो स्प्रेड हो सकती हैं, है ना, लेकिन सभी नहीं है, तो इसको एक जनरल रूट नहीं मानेंगे। इनहेरिटेंस से हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, किस किस से स्प्रेड हो सकती है? तो बिल्कुल सही बात, वेनरल डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस। क्या ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, B एंड C। तो B एंड C से वेनरल डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्या आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें क्या गलत है पहले वाले में, गोनोरिया तो सही है, जेनाइटल हर्पीज भी सही है, लेकिन मलेरिया, मलेरिया सही थोड़ी ना है। एड्स, अगेन मलेरिया आ गया। फिलेरियल, ये भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। कैंसर, कैंसर थोड़ी ना डायरेक्ट ऐसे फैलता है। हाँ, कई ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो STDs हैं, और उन STDs का जो वायरस है वो ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्विक्टाइटिस हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ग्लांस पेनिस का कैंसर हो सकता है, लेकिन वो कैंसर डायरेक्ट स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं। गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीज, ये सही ऑप्शन है, कई बार देख लिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीज। नीट 2020 का क्वेश्चन था ये। चलिए, तो अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन नीट 2020 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो देखो इसमें सिंपली ये पूछा है कि आपको बाहर से एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, तो ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक हो सकती है, अलग अलग टेक्निक से हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन फिर उसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, तो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की कौन कौन सी टेक्निक है? तो दो बेसिक टेक्निक है, जिफ्ट और IUET। जिफ्ट के अंदर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, जिसके अंदर जाइगोट और अप टू एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। और IUET दैट इज इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके अंदर आप डायरेक्ट यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? तो दैट इज जिफ्ट और IUET, या IUT भी बोल देते हैं सिंपली। 2020 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, नीट 2019। ये क्या है? इसके अंदर देखो 3 एग्जाम्पल बताए थे आपको हार्मोन रिलीजिंग IUD के, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 और मायरेना, ये दोनों एग्जांपल आते गए। लिपिज लूप्स तो नॉन मेडिकेटेड IUD है, प्लास्टिक की बनी हुई। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग IUD है, कॉपर रिलीज करती है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। वॉल्ट्स फिजिकल बैरियर मेथड, नो, ये सही है फिर भी LNG-20, लेकिन वॉल्ट गलत हो गया। ये कॉपर रिलीजिंग IUD तो गलत हो गया। तो एक पहला ही ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों की दोनों IUD कैसी हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUD, जो क्या रिलीज कर रही हैं, प्रोजेस्टेरोन। 2019 का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। फिर से आ गया ना, ले दे के चौथी बार इतना सा तो चैप्टर है और उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार नीट के अंदर, फिर भी गलत करोगे? मत कर देना गलती से गलत इन क्वेश्चंस को। क्या है इसके अंदर? बोनस मानता हूं मैं इन क्वेश्चंस को। क्या भाई, कौन सी ऐसी डिजीज है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं हो सकती? 3 बताई थी, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनाइटल हर्पीज। आ तो गया आंसर फर्स्ट, और तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। चलिए, ये रहा आपके सामने 2018 का क्वेश्चन। सहेली, अभी मैंने 2-3 बार पहले भी बताया था, सहेली, इसके अंदर ड्रग नेम होता है सेंटक्रोमेन या और मेलॉक्सीफेन, जो कि एक है सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो बेसिकली काम करता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। यानी ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम पर एंटी ईस्ट्रोजेनिक है, तो ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। बिल्कुल सही बात, यही तो बात आई है। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय मेकिंग यूट्राइन एंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बाय एंटी ईस्ट्रोजेनिक ऑन यूट्रस। तो इसमें तो क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन ही देखते पकड़ में आ गया, चाहे आप बाकी भी सारे देख सकते हैं। सबसे बेस्ट आंसर आपको, सबसे जो प्रॉपर आंसर है, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर स्पर्म काउंट मेल की कम बताई है, इसका मतलब ये फीमेल को नॉर्मल कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ फीमेल को वो कैसे कंसीडर कर रहा है? नॉर्मल। उसने जो भी प्रॉब्लम बताई है किस में बताई है? मेल में। तो जब ऐसा केस होता है तो हम सबसे बेसिक कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ आर्ट पर जाते हैं, और वो होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सबसे बेसिक टेक्निक है, कुछ नहीं करना होता है।
या तो उसी मेल का, उसके हस्बैंड का जो यहाँ पर कपल है उसमें जो मेल है उसका सीमन ही इस तरीके से इकट्ठा करके सेंट्रीफ्यूज करके या उसको इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करके स्पर्म काउंट बढ़ा के उसी के थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, या फिर किसी डोनर सीमन के थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। बट सबसे बेसिक टेक्निक, हाँ स्पेशल कंडीशन दे रखी हो तो ICSI वगैरह पर जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन मेंशन नहीं है, तो सबसे बेसिक कन्वेंशनल टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 8 की हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD इज, 2017 का ही क्वेश्चन है। आपने जितने भी IUDs पढ़ी हैं सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा होगा। जैसे नॉन मेडिकेटेड प्लास्टिक लिपिज लूप्स जो IUD होती है वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन करके एक तरीके से एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है, जिससे न्यूट्रोफिलिक इंटरफिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ पर स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस बढ़ जाता है। जबकि जो कॉपर रिलीजिंग IUD है वो कॉपर की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी को इनिबिट करती है। जब कॉपर आयन रिलीज होंगे तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आ रहा है? यस, पहला ही ऑप्शन है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। द राइट आंसर इज फर्स्ट। बहुत बेसिक और सिंपल डायरेक्ट NCERT की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अगेन 2017 का। मैच द कॉलम आ गया गोनोरिया, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो निजेरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। सेफिलिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होती है। जेनाइटल वॉर्ड्स, ये एक वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV नाम के वायरस से होती है। और एड्स सभी जानते हैं HIV वायरस से होने वाली डिजीज़ है। तो ए का आ रहा है सेकंड, एक ही ऑप्शन है, यहीं से क्लियर हो गया। पहला ही मैच होते, अगर आपने इसको देख लिया तो आंसर आ जाएगा, सारे मैच करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बी का आ गया यहाँ पर थर्ड, फिर सी का आ गया फोर्थ और डी का आ गया फर्स्ट। द राइट आंसर इज फोर्थ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2016 का क्या कहता है ये क्वेश्चन? एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। देखो जाइगोट और अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक तो हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर एम्ब्रियो मोर देन 16 ब्लास्टोमियर स्टेज में जा चुका है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में, जिसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो राइट आंसर इज थर्ड। बड़ा ही सिंपल आर्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब आता है 2016 का एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल बैरियर है, स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देगा तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। जो प्लास्टिक IUD लिपिज लूप्स थी फैगोसाइटोसिस बढ़ाती हैं, जबकि कॉपर रिलीजिंग IUD कॉपर की वजह से मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को रिड्यूस करती है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन है जो सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है स्पर्म्स के लिए, ओव्यूलेशन को भी रोकते हैं नेगेटिव फीडबैक से FSH LH को सप्रेस करके। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नेवर। वैसेक्टोमी में क्या किया गया है? सर्जिकल मेथड के थ्रू वास्ट डेफरेंस को कट करके टाई किया गया है, जिससे वास्ट डेफरेंस के थ्रू स्पर्म आगे मूव नहीं करेंगे, यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन वैसेक्टोमी से कभी भी टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस प्रिवेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये गलत बता रखा है और इसने गलत ही पूछा है कि फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। द राइट आंसर इज फोर्थ। बाकी तीनों सही हैं, सही समझा रखा है तीनों ऑप्शंस में, लेकिन फोर्थ में थोड़ी सी इन्होंने कर दी है गलती जो आपको पकड़नी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी? ये भी 2016 का क्वेश्चन है और वही वैसेक्टोमी। पिछला क्वेश्चन भी क्या था? लो वैसेक्टोमी के बारे में तो पूछा था, अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि कौन सा इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी? वास्ट डिफरेंशियस कट एंड टाई, ये तो सही है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, यस, हमने पहले कहा सर्जिकल मेथड कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, ये बात भी सही है। वास्ट डिफरेंस को ही कट करके टाई कर दिया तो स्पर्म कैसे पहुंचेगा सेमाइनल फ्लूइड में? सीमन तो इजैकुलेट होगा लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपने वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया, इसलिए वास्ट डिफरेंस पे स्पर्म आगे मूव नहीं करेगा, लेकिन टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे वो एपिडिडाइमिस तक तो पहुंचेंगे ही ना। तो ये बात वैसेक्टोमी के लिए गलत है। तो द राइट आंसर इज फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन थे ये दोनों के दोनों, ध्यान रखना इनका। 2015 IPMT का क्वेश्चन है, चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, अरे ये तो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। इन विवो फर्टिलाइजेशन की ये टेक्निक है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। चलो अगेन 2015 का ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज?
ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोन डिजीज है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नाम के प्रोटोजोआ से होती है। एड्स, HIV, साइफिलिस, अभी देखा था ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो ये तीनों तो एसटीडीज हैं। इसने पूछा कौन सी एसटीडी नहीं है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस जहाँ ब्रेन में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होती है, ऐसा कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू नहीं होता। क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। इनको सही करना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, इनको गलत कर देना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से सेशन के अंदर, क्योंकि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेशन पहले लिया था, वहाँ तो खैर बहुत सारी डिटेल्स थी, बहुत कॉन्सेप्चुअल और अल्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, याद रखनी है। तो बस फटाफट अपनी इस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो भी चीज़ें हैं इनको याद करके रिवाइज करके 15-20 मिनट में फ्री कर दो। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का सपना पूरा करो। थैंक यू।